आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट पे। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब बोरोइंग के ऊपर जो रेगुलर कॉस्ट लगता है हम लोगों का, जिसको ब्याज बट्टा इंटरेस्ट वगैरह बोलते हैं, उसको बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। बोरोइंग तो लोन हो गया, बोरोइंग कॉस्ट उस पर लगने वाला ब्याज हो गया प्रिडोमिनेंटली। बाकी तो डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन का क्लास है। बोरोइंग कॉस्ट को स्टार्ट करने के लिए, इस एस को समझने के लिए आपको इसके दो पिलर को समझना होगा कि व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट एंड व्हाट इज ए क्वालिफाइंग असेट। दोनों का एकदम वो जिसको बोलते हैं ना कि गहरा गहरा वो जय वीरू वाला जो शोले में दोस्ती था ना, उस तरह का दोस्ती है दोनों का। तो बोरोइंग कॉस्ट किसको बोलते हैं? मैंने बोला बोरोइंग से रिलेटेड कॉस्ट को। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल डिस्कशन में जाएंगे तो बोरोइंग कॉस्ट के 5 इंक्लूजन्स हैं। बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन है बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स, उसमें पहला है इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो हमने किसी से लोन लिया तो लोन सैंक्शन हो गया लेकिन डिसबर्समेंट नहीं हुआ, ठीक है। और डिसबर्समेंट हम लोगों ने बोला, वो लोग डिसबर्समेंट बोला 14 जुलाई को कर देंगे, हमने बोला हमको 14 जुलाई नहीं, हमको 15 अगस्त को चाहिए। तो एक महीना जो वो लोग पैसा हमारे लिए होल्ड करके रखा ना बैंक, मान लो हम लोग बैंक से ही लोन ले रहे हैं, तो उस एक महीना के लिए बैंक हमसे इंटरेस्ट तो नहीं लेगा लेकिन कमिटमेंट चार्ज लेगा, तो वो इंटरेस्ट के जैसा ही है। तो पहला बोरोइंग कॉस्ट है इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। दूसरा बोरोइंग कॉस्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट रिलेटेड टू बोरोइंग्स। तीसरा है अमोर्टाइजेशन ऑफ अदर एंसिलरी कॉस्ट लाइक ब्रोकरेज, प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ मेमोरेंडम, वो जो क्या नाम एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस वगैरह का, इन सब का अमोर्टाइजेशन। चौथा बोरोइंग कॉस्ट है ये जो हायर परचेज और लीज वगैरह के चैप्टर में जो ब्याज होता है ना, इंटरेस्ट अराइजिंग इन द केसेस ऑफ हायर परचेज एंड लीज ट्रांजैक्शंस। और पांचवा बोरोइंग कॉस्ट है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन द बोरोइंग्स, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, exchange fluctuations arising in foreign currency borrowings to the extent it is regarded as an adjustment to the interest cost। तो 5 बोरोइंग कॉस्ट होता है एक किसी भी कंपनी में एक पर्टिकुलर ईयर में। एक आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक जो प्रीमियम डिस्काउंट बोरोइंग से रिलेटेड है, डिबेंचर में ऐसा होता है, उसका अमोर्टाइजेशन, एनुअल अमोर्टाइजेशन। एक बोरोइंग से रिलेटेड जो एंसिलरी कॉस्ट होता है उसका एनुअल अमोर्टाइजेशन। जनरली ये जो अमोर्टाइजेशन होते हैं जनरली इनको 5 साल में लोग अमोर्टाइज करते हैं। चौथा होता है हायर परचेज और लीज वाला इंटरेस्ट, और पांचवा होता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो बोरोइंग में होता है, उसके एक हिस्से को बोरोइंग कॉस्ट माना जाता है। वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूं कि कई बार आप फॉरेन कंट्री से बोरोइंग लेते हो तो आप ब्याज बचाने के लिए लेते हो, क्योंकि वहां पे सस्ते इंटरेस्ट पे ब्याज मिलता है, सस्ते इंटरेस्ट पे, सस्ते ब्याज रेट पे लोन मिलता है। तो मान लो आप इंडिया में लोन लेते और वहां पे लोन लेते, तो उसमें जो इंटरेस्ट का आपको बचत हुआ वो मान लो हुआ 2 लाख रुपए इंटरेस्ट का बचत, और इन द प्रोसेस आपका फ्लक्चुएशन 3.5 लाख का हो गया लोन में। जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो AS11 में आपको पढ़ाए थे, तो वो 3.5 लाख रुपए जो फ्लक्चुएशन हुआ उसमें से 2 लाख रुपए जो सेविंग हुआ ना, उसको इंटरेस्ट मान लिया जाता है और 1.5 लाख को ही फ्लक्चुएशन माना जाता है। इसके ऊपर अलग से सम्स करके आपको डिटेल्ड में पढ़ाया गया है। तो ये हो गया बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूजन क्या क्या करते हैं। तो किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटिटी को सबसे पहले अपने सारे बोरोइंग कॉस्ट अलग से निकाल लेने पड़ते हैं। अब आया डिस्कशन व्हाट इज ए क्वालिफाइंग असेट। तो किसी भी असेट जिसको बन के तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम अगर लगे तो वो क्वालिफाइंग असेट होता है। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट ने बोला कि 1 ईयर का होना चाहिए। मतलब आप असेट को जिस दिन बनाना चालू करते हो और जिस दिन वो बन के खत्म होता है, स्टार्ट और फिनिश, उसके बीच में अगर 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता है तो उस तरह की असेट को क्वालिफाइंग असेट बोलते हैं। और वो नेसेसरीली टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। मतलब आप झुला करके 5 साल लगा दिए जबकि असेट तो 2 महीना में ही बन जाती, तो दैट इज नॉट ए क्वालिफाइंग असेट। दैट असेट शुड एसेंशियली टेक्स substantial period of time before it is ready for its intended use, then only the asset will be considered as a qualifying asset। जैसे रियल एस्टेट में जो बिल्डिंगें बनती हैं वो क्वालिफाइंग असेट है। एरोप्लेन इज ए क्वालिफाइंग असेट, शिप इज ए क्वालिफाइंग असेट।
प्लांट एंड मशीनरी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती है 5-5 साल जिनको बनने में लग जाता है, दे ऑल फैक्ट्रीज, प्लांट एंड मशीनरीज आर क्वालिफाइंग असेट्स. कार इज नॉट ए क्वालिफाइंग असेट फॉर यू. जब आप गाड़ी खरीद के लाते हो, जस्ट खरीद के ले आते हो. कंपनी को रेडी करने में उसको लगा होगा 1 साल, हमको फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे लिए ये देखना कि हम गाड़ी खरीद के यूज में ले रहे हैं, तो मेरे दैट कार इज नॉट ए क्वालिफाइंग असेट. कंपनी के लिए, जिसने मैन्युफैक्चरिंग की होगी, हो सकता है उसके लिए इट इज ए क्वालिफाइंग, उसके लिए भी कार क्वालिफाइंग असेट नहीं होती, बिकॉज कार को बनने में 1 साल से ज्यादा वक्त नहीं लगता. बट इफ एन असेट का स्टार्ट टू फिनिश 1 साल से ज्यादा वक्त लगे, तो हम लोग उसको क्वालिफाइंग असेट बोलेंगे. अब आइए हम लोग पढ़ेंगे बोरोइंग कॉस्ट के बारे में, कि बोरोइंग कॉस्ट 2 तरह का होता है. या तो हमने किसी पर्टिकुलर असेट को खरीदने के लिए लोन लिया, तो इस तरह के बोरोइंग कॉस्ट को, और ब्याज लगा, तो इस तरह के बोरोइंग कॉस्ट को बोलेंगे डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल बोरोइंग कॉस्ट. और या फिर मेरा फिनांस डिपार्टमेंट कंपनी का अलग है, वो लोन लेता रहता है अलग अलग बैंकों से, और जब जब असेट पे कंस्ट्रक्शन होता रहता है, तो वो हम फिनांस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन असेट डिपार्टमेंट को पैसा सप्लाई करता रहता है. तो उसमें यह पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन से असेट के लिए कौन सा लोन लिया गया है. वैसे लिया भी नहीं जाता. तो अगर इस तरह का लोन है, कॉमन टाइप का जिसको बोलते हो लोन है, तो उसको बोलते हैं जनरल पर्पस लोन, और उस बोरोइंग कॉस्ट को बोलते हैं जनरल पर्पस बोरोइंग कॉस्ट. शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूंगा जनरल पर्पस बोरोइंग कॉस्ट को जीपीबीसी. और जो सीधे असेट के लिए लोन लिया गया वो हो गया डीएबीसी, डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल बोरोइंग कॉस्ट. जीपीबीसी में कॉन्सेप्ट क्या है, मैं पहले जीपीबीसी का बता दूं कि 3-4 लोन रहेंगे. लोन फ्रॉम ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक, डी बैंक. 3-4 तो अमाउंट ऑफ लोन रहेगा, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़. 3-4 तो इंटरेस्ट रहेगा, 12 करोड़, 30 करोड़, 28 करोड़, 40 करोड़. आप इसका इंटरेस्ट जोड़ करके, बोरोइंग जोड़ करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लीजिएगा, जैसा एफएम में निकालते थे. इसमें अगर पीरियड का लफड़ा रहा कि कोई लोन 6 महीना के लिए यूज हुआ है, तो लोन को 6 महीने माने उसको 300 को इंटू 6/12 कर दीजिएगा, क्योंकि 300 लाख रुपया अगर 6 महीना के लिए यूज हुआ है तो वो 150 लाख के बराबर है. इंटरेस्ट भी 6 महीना का ही निकलेगा, वो भी याद रखिएगा. तो लोन को भी 6 महीना के हिसाब से वेटेड एवरेज कर दीजिएगा. तो वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा. और फिर वो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो निकला 12%, उसको अपने असेट के पीछे जितना खर्चा किया उसमें आपको उस तरीके से परसेंटेज ऐड करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, इन सारे पैसों से बहुत सारी असेट बन रही है. एक असेट बन रही है जिसका नाम है बिल्डिंग, और बिल्डिंग मान लीजिए क्वालिफाइंग असेट है, और हमने बिल्डिंग के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चालू किया है, तो हमने बिल्डिंग के ऊपर इस साल शुरू में ही मान लो 100 करोड़ रुपए खर्चा किया है, तो हम 100 करोड़ का 12% 12 करोड़ रुपया बिल्डिंग में जाकर के ऐड कर देंगे. तो अब आप बोलेंगे 12% कौन सा लोन है? कोई सा भी लोन 12% का नहीं, सब अलग अलग रेट का है. एवरेज रेट 12% आया है, वेटेड एवरेज रेट. और ऐसा हम तब करते हैं जब लोन जनरल पर्पस का लोन होता है. तो उसमें क्या करते हैं, पहले लोन का एवरेज रेट निकाल लिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर असेट पे जितना खर्चा किए उस पे जोड़ दिया जाता है. इसमें पॉइंट और है कि जब आप अगले साल असेट पे कैपिटलाइजेशन रेट यूज करोगे ना 12% का अगले साल, तो प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट को असेट के एक्सपेंडिचर का एडेड वैल्यू को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे कैपिटलाइजेशन रेट एप्लीकेबल है. फॉर एग्जांपल, अगले साल हम 100 पे नहीं 112 पे 12% लगाएंगे. 100 पे 12% तो इस साल लगा दिए, अब मेरी असेट ही 112 करोड़ की हो गई, तो अगले बार 112 करोड़ पे 12% लगेगा. उसके अगले साल फिर 112 और 13 मान लो, ये मिला के 13 हो गया, तो 125 पे 12% लगेगा. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोरोइंग कॉस्ट सिंपल होता है, उसमें जितना भी आपका बोरोइंग कॉस्ट लगा वो सारा डायरेक्टली उसी असेट में जाकर के ऐड हो जाएगा जिस असेट के लिए आपने लोन लिया था. तो उसमें सिंपल होता है, माने उसमें ऐसा रेट वेट निकालने की जरूरत नहीं है. टोटल बोरोइंग कॉस्ट का अमाउंट निकल गया, अमाउंट सीधा असेट के ऊपर जाकर के ऐड हो गया. लेकिन ये जो मैं इतना आराम से बोल रहा हूं ऐड हो गया ऐड हो गया ऐड हो गया, ये इतना आराम से इस तरह से नहीं होता. इसका रूल है थोड़ा सा, आइए सुनाता हूं. इसमें रूल ये है कि
असेट क्वालिफाइंग होगा अगर, तो ही इंटरेस्ट असेट के साथ ऐड होगा। माने इंटरेस्ट मतलब बोरोइंग कॉस्ट। मैं जब भी बोरोइंग कॉस्ट बोलूंगा, अगर मेरे मुंह से इंटरेस्ट निकलेगा तो समझ जाना वो पांचों बोरोइंग कॉस्ट मिला करके जो है वही वाला है। तो टू गेट कैपिटलाइज्ड with an asset, I mean, if you want to capitalize the borrowing cost as part of cost of the asset must be qualifying in nature, and there is no doubt about that. Number 2, कैपिटलाइजेशन की 3 प्रोसेस होती है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन मीन्स कैपिटलाइजेशन की शुरुआत, सस्पेंशन माने थोड़े दिन के लिए बंद, सेसेशन माने हमेशा के लिए कैपिटलाइजेशन बंद। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का रूल यह है कि उस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से हमने असेट के पीछे खर्चा करना चालू कर दिया और वो सारी एक्टिविटी चालू कर दी जो असेट कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है, एंड जिस दिन से मेरा ब्याज लगना चालू हो गया। ये दोनों जिस दिन से चालू होगा कैपिटलाइजेशन उसी दिन से चालू हो जाएगा, लेकिन क्लियर रखिएगा असेट क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, नहीं तो कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। नॉन क्वालिफाइंग असेट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता। जैसे मैं गाड़ी खरीदता हूं, मान लो बैंक लोन लेकर के, HDFC बैंक से लोन लेकर के मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी है, बट फॉर्च्यूनर इज नॉट ए क्वालिफाइंग असेट फॉर मी, तो मैं अभी तक इंटरेस्ट दे रहा हूं। गाड़ी मेरे को 3 साल पहले मैंने खरीदी थी, तो अभी जो भी इंटरेस्ट मैं दे रहा हूं वो PL में जा रहा है, बिकॉज माई असेट वॉज नॉट ए क्वालिफाइंग असेट। नाउ कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यह है कि असेट बनना चालू हो जाए और ब्याज लगना चालू हो जाए तो हम कैपिटलाइजेशन करना चालू कर देंगे। बस अब हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक या तो सस्पेंशन या सिसेशन नहीं हो जाता। अब आइए सस्पेंशन का बात करता हूं। सस्पेंस मतलब क्या हुआ, सस्पेंड मतलब क्या हुआ कि बीच में कोई बच्चा जैसे बदमाशी किया उसको 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए क्लास से, वो हुआ सस्पेंड। सेसेशन मतलब क्या हुआ, सिलेबस खत्म हुआ, सब बच्चा आना बंद कर दिया तो वो भी बच्चा आना बंद कर दिया, वो हो गया सेसेशन। तो आइए मैं पहले सस्पेंशन की बात बोलता हूं कि जैसे मान लो आपका असेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था और आपने कंस्ट्रक्शन बीच में बंद कर दिया और दादागिरी से बंद कर दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि बंद करना जरूरी था और आपने बंद किया, बस आपने बंद कर दिया, आपका मन नहीं किया कंस्ट्रक्शन करवाने का, आप यूरोप अमेरिका घूमने चले गए और आपने कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया असेट का। तो A16 इज नॉट सॉफ्ट। A16 बोलता है हम आपका बोरोइंग कॉस्ट उस पीरियड में, जिस पीरियड में आपने कंस्ट्रक्शन बंद कराया, हम आपका बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन भी सस्पेंड कर देंगे। आपका कंस्ट्रक्शन सस्पेंड हुआ, इधर कैपिटलाइजेशन सस्पेंड। तो तुम बोलोगे सर मान लो 3 महीना कंस्ट्रक्शन बंद रहा, तो 3 महीना का ब्याज क्या करें, PL में भेजो, कैपिटलाइजेशन सस्पेंडेड है, बैंक तो इंटरेस्ट लेगा ही ना, ट्रीटमेंट तो तुमको करना पड़ेगा ही ना, तो तुम उस पीरियड के इंटरेस्ट को PL में भेज दो। अब आया सिसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। यह हुआ कि मेरा असेट जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अब वो असेट रेडी टू बी पुट टू यूज है। रेडी टू बी वर्ड देखो, रेडी टू बी पुट टू यूज, इसको वो वाला वर्ड याद रखना, द असेट हैज बीन ब्रॉट टू अ कंडीशन इन विच इट इज रेडी टू वर्क इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मेरी असेट उस कंडीशन पे पहुंच चुकी है, तो जिस दिन पहुंचेगी उस दिन के बाद इंटरेस्ट और कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि असेट अगर रेडी हो गया तो कैपिटलाइजेशन प्रोसेस बंद हो गया। हाँ, इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद भी, क्योंकि असेट कंप्लीट हो गया। लोन रीपे थोड़ी हुआ है, लोन तो उसके बाद भी जब तक आप रीपे नहीं करोगे तब तक इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। तो उस पीरियड में अब जैसे ही मान लो हमने लोन लिया 1419 को, असेट कंप्लीट हुआ 31/3/24 को, तो 19 से 24 तक के इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे, पर 24 के बाद 24, 25, 25, 26 लोन जब तक चलेगा तब तक इंटरेस्ट फिर PL में जाता रहेगा। अब आया नेक्स्ट पॉइंट कि सर मान लीजिए लोन अमाउंट थोड़ा बड़ा है, असेट में खर्चा थोड़ा अभी कम लग रहा है, तब तक थोड़ा सरप्लस पैसा हाथ में था, उसको इन्वेस्ट करके थोड़ा सा कहीं से टेम्पररी इनकम कमा लिए। मतलब ऐसा था कि साल भर का बोरोइंग कॉस्ट लगा था 44 लाख बोरोइंग कॉस्ट,
और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम आया 3 लाख रुपया। तो मैंने बोला आया कैसे? बोला सर लोन थोड़ा ज्यादा अमाउंट का ले लिए थे बैंक से, असेट में तो धीरे धीरे लगता रहता तो बार बार नया नया लोन थोड़ी लेंगे, तो लोन सैंक्शन बड़ा करा लिए थे और तब तक सरप्लस पैसा किसी जगह पे बैंक में एफडी रख दिए थे, तो उस पर 3 लाख का ब्याज मिल गया। तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? AS 16 बोलता है इन दोनों को नेट ऑफ कर दीजिए, अलग अलग नहीं, एक बना दीजिए, 44 माइनस 3 कर दीजिए, बोरोइंग कॉस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम नेट करके फिर इस नेट अमाउंट को जैसा AS 16 बोलता है कैपिटलाइज करने बोलता है तो कैपिटलाइज कीजिए, PL में भेजने बोलता है तो PL में भेजिए, जैसा मैंने आपको पढ़ाया वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। तो मान लो ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में हो रहा है तो 41 लाख कैपिटलाइज होगा, 44 नहीं। अगर कैपिटलाइजेशन के लिए ये इंटरेस्ट है तो 41 लाख रुपीज विल बी कैपिटलाइज, मींस टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल बोरोइंग कॉस्ट एंड देन द नेट बोरोइंग कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज पर AS 16। अच्छा, अब आया आखिरी 2 पैराग्राफ कि अगर मेरा टोटल बोरोइंग कॉस्ट, मान लो मेरी बड़ी कंपनी है, साल भर में टोटल बोरोइंग कॉस्ट 167 करोड़ रुपया लगा, उसमें से 120 करोड़ कैपिटलाइज हुआ और 47 करोड़ PL में गया, माने ये बैलेंस शीट में गया, ये PL में गया, ये टोटल इनकर्ड है जिसको कैश फ्लो बोलते हो। डिस्क्लोजर में तीनों डालना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा नोट्स में कि टोटल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड वाज 167, आउट ऑफ विच 120 वाज कैपिटलाइज्ड, 47 वाज ट्रांसफर्ड टू P&L। और आपके बोरोइंग कॉस्ट की जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसका फुलेस्ट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा कि बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट इज डायरेक्टली एडेड टू द रिस्पेक्टिव असेट। जनरल पर्पस बोरोइंग कॉस्ट का वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट हैज बीन कंप्यूटेड एंड अकॉर्डिंगली द रेट हैज बीन यूज्ड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल असेट। ये नोट्स में लिखना पड़ेगा। अब इसका लास्ट पैराग्राफ है कि अगर हम जो असेट बना रहे हैं दैट इज कंप्लीटेड इन पार्ट्स, मतलब ऐसा समझ लो कि ग्रुप ऑफ असेट्स हम बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ असेट्स, अब पार्ट में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये एक असेट है और ये उसके 5 पार्ट हैं और ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया 3 साल में और इन दोनों को, इन चारों को 5 साल लगेगा कंप्लीट होने में। तो इनका तो कैपिटलाइजेशन चल ही रहा है, आराम से चल रहा है इन चारों का, लेकिन ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये मेरा कंप्लीट हो गया, बन के रेडी हो गया, लेकिन 5 पार्ट बोरोड मनी से बन रहा है, बोरोड मनी लोन से। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पार्ट का तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज पूरे 5 साल तक होगा, पूरे 5 साल तक। पर 3 नंबर वाला पार्ट जो 3 साल में कंप्लीट हो गया, उसका चौथा और 5वां साल का ब्याज क्या करेंगे, क्योंकि लोन जिंदा है, असेट लेकिन बन के रेडी हो गया 3 नंबर वाला, बाकी असेट अभी बन रहा है, इसको बोलते हैं असेट्स कंप्लीटेड इन पार्ट्स। तो उस 3 नंबर वाली असेट का चौथा 5वां साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा कि PL में जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो 1, 2, 4, 5 पार्ट है और ये जो 3 पार्ट नंबर कंप्लीट हो गया, क्या 3 नंबर पार्ट को आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं? क्या वो अलग सा असेट है जो यूजेबल है अलग से? अगर ऐसा है तो फिर 3 नंबर वाले पार्ट का चौथा 5वां साल का ब्याज कैपिटलाइज नहीं होगा, बिकॉज दैट असेट इज रेडी, दैट असेट इज बीइंग यूज्ड, फुल स्टॉप। कैपिटलाइजेशन प्रोसेस को सीज कर दीजिए और आगे से उस 3 नंबर पार्ट के लोन के ब्याज को PL में भेज दीजिएगा। लेकिन अगर 3 नंबर पार्ट कंप्लीट होने के बावजूद 1, 2, 4, 5 के कंप्लीशन का वो इंतजार कर रहा है, 1, 2, 4, 5 कंप्लीट होगा तो 3 नंबर पार्ट उसके साथ जुड़ेगा, तब जाकर के असेट अपने प्रोडक्शन पे आएगी। तो 3 नंबर पार्ट बन करके भी यूजेबल नहीं है, सो दैट इज नॉट रेडी। तो फिर उसका चौथा और 5वां साल का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा। जब तक सारी एसेट बन नहीं जाती 3 नंबर एसेट को बना हुआ मानेंगे ही नहीं। तो इन दैट केस उस एसेट का, 3 नंबर वाली एसेट का भी 4th, 5th ईयर का भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ डिस्कशन ऑफ बोरोइंग। 1-2 पॉइंट और बोलना है बोरोइंग कॉस्ट का, कि जैसे कभी भी ना, जैसे खास करके क्या होता है कि जब आप जनरल पर्पस बोरोइंग कॉस्ट लेते हो ना,
तो मल्टीपल बोरोइंग होती है, मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक एवरेज रेट निकलता है, फिर असेट के पीछे के एक्सपेंडिचर पे आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। तो कई बार क्या होता है कि असेट का एक्सपेंडिचर मान लो 1200 करोड़ है, आपने उस पे 12% मारा तो 144 करोड़ इंटरेस्ट आया। बिल्डिंग है ये, और इधर आपका टोटल इंटरेस्ट इनकर्ड ही 110 करोड़ है। तो आपको खुद समझना होगा, हाउ कैन इंटरेस्ट इनकर्ड बी लेस देन इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, अदर हाउ कैन इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड इज मोर देन इंटरेस्ट इनकर्ड। तो उसमें एक रूल है कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू इंटरेस्ट इनकर्ड। तो ऐसे केसेस में अगर आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज 144 करोड़ आता भी है, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट इनकर्ड ही छोटा है तो आपको कैपिटलाइजेशन शुड बी लिमिटेड टू द इनकर्ड इंटरेस्ट। आप उस साल ऐसे बोलिएगा कि 110 करोड़ ही कैपिटलाइज होगा, भले एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट ज्यादा है, लेकिन टू बी कैपिटलाइज्ड अमाउंट विल बी लिमिटेड टू द इंटरेस्ट इनकर्ड अमाउंट। ये खास करके जैसे मान लो ओडी वोडी वगैरह होता है ना, जो बीच बीच में हम लोग उसका पेमेंट कर देते हैं, असेट पे तो पैसा लग रहा है, तो असेट का एक्सपेंडिचर अमाउंट तो बड़ा हो गया, और अगर लोन अमाउंट छोटा हो गया तो इंटरेस्ट इनकर्ड अमाउंट कम है। तो कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट इनकर्ड छोटा रहता है और एक्सपेंडिचर पे जब रेट लगाते हो तो कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट बड़ा आ जाता है। तो इफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड बिकम्स मोर देन इंटरेस्ट इनकर्ड, देन कैपिटलाइजेशन शुड बी लिमिटेड टू द इनकर्ड इंटरेस्ट अमाउंट। सो ये टोटल स्टोरी हुआ आपके बोरोइंग कॉस्ट के रिवीजन का। तो विद दिस आवर बोरोइंग कॉस्ट का रिवीजन इज ओवर। सारे सम, सारा एग्जाम्पल, रीडिंग, मेरे टेक्स्ट का रीडिंग, इंस्टीट्यूट के बुक में जितने एग्जाम्पल है उनको बनाना, इंस्टीट्यूट के बुक में अगर कोई टेक्स्ट है लिखा हुआ उसको पूरा रीडिंग करना, एग्जाम्पल तो एक कंप्लीट करना। जैसे मेरे बुक में भी एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए इलस्ट्रेशंस 1 2 3 4 5 6 7, ये एक एक करके कंप्लीट करना। मेरे एक्सरसाइज तो मैंने भी कंप्लीट कराए हैं, उनको कंप्लीट करना। इंस्टीट्यूट की बुक का एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना, एक्सरसाइज कंप्लीट करना, 4 टर्म का क्वेश्चन पेपर और आरटीपी, ये कंप्लीट करने से सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। ओके, थैंक यू।